नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गंगोत्री पंडित पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हो गई हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। सूरज सिर पर निकल आया, लेकिन इस महारानी की नींद नहीं उतरी। अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ शादी को और अभी से सब पर रोब जताना चाहती है। सब मेहमान चाय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह पैर पसार कर सो रही है। बिमला जी दंदनाते हुए बहू के कमरे में गई तो देखा अंशिका वहां थी ही नहीं। यह देखकर बिमला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ ही डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। क्या हुआ माँ? आप तो भाभी को बुलाने गई थी, फिर आप खुद भीगी बिल्ली की तरह कांप रही है। बिमला कुछ बोलती कि इससे पहले दरवाजे पर अंशिका को पुलिस के साथ देखकर उनके साथ साथ सब मेहमान की भी आंखें फटी रह गई। विभा अंशिका को एक कोने में ले जाकर बाल पकड़कर बोली, यह क्या नाटक लगा रखा है भाभी? 4 दिन में ही रंग दिखाने लगी। आज अंशिका ने विभा का हाथ पकड़ा और खींचकर 2 तमाचे उसके गाल पर जड़ दिए, जिससे वह जमीन की धूल चाट गई। तो घर में मौजूद सभी मेहमानों का मुंह बहू का ऐसा रूप देखकर आश्चर्य से खुला रह गया। बिमला जी दंदनाते हुए आई और बोली, कलमुई, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी पर हाथ उठाए? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरी बेटी को हाथ भी लगा सके। गरीब और नालायक खानदान की, जिसके बाप का आज तक कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं इसकी माँ। बिमला जी आगे कुछ कह पाती कि खींचकर एक थप्पड़ बिमला जी के गाल पर भी पड़ा। खबरदार सासू माँ, अगर मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो आप लोगों की जुबान खींच लूंगी। बिमला जी एक थप्पड़ से ही अपना गाल सहलाने लगी तो अंशिका बोली, अब पता चला सासू माँ दर्द क्या होता है। आपको क्या लगता है मैं गरीब खानदान से हूँ? मेरे बारे में तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिमला और विभा के साथ साथ सभी लोग हैरानी से अंशिका को देखने लगे। इतना कहकर अंशिका चुप हो गई तो बिमला जी मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए बोली, देखा मैडम जी, मेरी बहू हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है। आप इसे तुरंत पकड़ लीजिए। तब एक महिला कांस्टेबल बोली, आप होश में तो हो मैडम जी, बोलने से पहले सोच लो कि किसके बारे में बात कर रही हो। हम इन्हें नहीं पकड़ सकते। इतना कहकर सभी ने एक साथ ही अंशिका को सैल्यूट किया तो सभी की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। अरे अरे सासू माँ, जरा संभालो खुद को। चलिए अभी आपको एक और झटका देती हूँ, पर अभी आप उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। आपने मुझ पर इतना अत्याचार किया है, उसका हिसाब तो चुकाना बनता है। क्यों ननद रानी, भूल गई कैसे तुम लोगों ने मुझसे कहते थे। अंशिका एक गरीब परिवार से थी। पिता शराबी थे जो माँ के साथ बहुत मारपीट करते थे। अंशिका उस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन एक दिन पिता हमेशा के लिए माँ बेटी को छोड़कर भाग गया तो माँ भी कुछ दिनों में चल बसी। अंशिका आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाकर खुद चाचा चाची की मदद करती। अंशिका शुरू से ही पढ़ने की शौकीन थी, पर ना चाहते हुए भी चाचा चाची की बात मानकर अंशिका को शादी करनी पड़ी। लेकिन जब ससुराल में कदम रखा तो यहाँ तो सब जैसे उसका ही इंतजार कर रहे थे। सासू माँ ने रसम में छोटी सी गलती होने पर ही सबके सामने उसे खींचकर तमाचा मार दिया। बेचारी सब मेहमानों के बीच अपमानित होकर चुपचाप अपने आंसू पी गई। छोटी सी गलती के लिए सास या ननद सब मेहमानों के सामने ही उस पर हाथ उठा देते और वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। अगर कुछ बोलती तो सब उसके घर वालों को ही 1000 ताने सुनाते। एक दिन अंशिका बोली, आप लोग क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं मुझ पे? मैं आप लोगों का हर कहा मानती हूँ, जो कहते हैं वही करती हूँ, फिर क्यों? विभा बोली, बड़ी जुबान चल रही है तेरी। पता नहीं उस दिन अंशिका को क्या हुआ कि सबके सामने ही विभा को एक तमाचा जड़ दिया, जिससे अंशिका की सास बिमला जी और ननद विभा गुस्से में तिलमिला उठती हैं। बिमला जी बोलती हैं, कलमुही,
मेरी बेटी पर हाथ उठाती है और ले जाकर अंशिका को उसके कमरे में बंद कर दिया। बेचारी सुबह से काम में लगी, अब भूख के मारे जान निकली जा रही थी और उसकी यहाँ किसी को नहीं पड़ी थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। आज तो बड़ी खुश होंगी माँ आप, ऐसे घर की बेटी को बहू बनाकर लाने पर, विभा ने बिमला जी से कहा। बिमला जी बोली, ऐसे ही मेरे सीने में आग लगी हुई है, तू इसे और हवा मत दे। अब तेरे अपाहिज भाई को कहाँ से कोई करोड़पति लड़की मिलती, या तो अनाथ गरीब है इसीलिए तेरे भाई की किस्मत में आ गई, वरना मैंने तो तेरे भाई की शादी की उम्मीद भी नहीं की थी। भाई की शादी नहीं की होती तो कौन सा तूफान आ जाता, ऐसे भी कौन सा हम भाई की शादी करवा कर माला माल हो गए हैं, ऊपर से खाने के लिए एक और बोझ बढ़ गया है। बिमला जी बोली, उफ, कभी कभी तो मुझे शक होता है तू मेरी बेटी है भी या नहीं। अरे बेवकूफ़, तेरे भैया अपाहिज है, ऐसे में उसकी सेवा के लिए हमेशा हमें ही लगा रहना पड़ता था, पर अब जब उसकी शादी हो गई तो हमें विवेक के लिए एक मुफ्त की नर्स मिल गई और हमारे घर के लिए मुफ्त की नौकरानी भी। और तू क्या भूल गई अपने पापा की वसीयत? विभा बोली, अरे वाह, क्या दिमाग पाया है आपने, मैंने तो यह सोचा ही नहीं था। अब तो मैं भी अपने ससुराल की काम इसी से करवाऊंगी। बिमला जी बोली, करवा लेना करवा लेना, और यहाँ के काम होने के बाद जो वो आराम करने को सोचेगी तो तू अपने काम उसे दे देना। यह बोलकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। यह सुनकर तो अंशिका के होश ही उड़ने लगे। इतना बड़ा झूठ, पर वो अकेली करती भी क्या। अगले दिन अंशिका सुबह सबके उठने से पहले ही उठकर नहा धोकर रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। इतने में उसे विवेक आवाज़ देने लगता है। उसे बाथरूम जाना था, जिसके लिए उसे मदद चाहिए थी। अंशिका जैसे ही उसकी मदद करने गई, विवेक एक चांटा उसके गाल पर लगाकर कहता है, कहाँ गई थी तुम? तुम्हें यहाँ मेरी सेवा के लिए लाया गया है, ना कि अपाहिज पति को छोड़कर रंगलीला मनाने के लिए। अंशिका रोते रोते बोली, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ता? मैं सब समझता हूँ तुम्हारे बहाने। चलो अब बाथरूम में पहले मुझे नहलाओ और फिर मेरा नाश्ता मुझे खिलाओ। तुम मेरी नौकरानी हो, समझी? नौकरानी यह शब्द सुनकर अंशिका के आंसू बहने लगे। बचपन में ही माता पिता को खो दिया था। चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा तो किया था, पर चाची के लिए भी मैं एक नौकरानी ही थी। और आज सोचा था, पति यदि अपाहिज है तो क्या हुआ, प्यार इतना दूंगी कि वे शायद एक दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाए। पर यहाँ भी मैं बस एक नौकरानी ही हूँ। खैर, सुख तो मेरे नसीब में है ही नहीं, फिर उसकी उम्मीद क्यों करना। जब तक जिंदा हूँ बस जी लेना है। अंशिका विवेक को नहलाते नहलाते यही सोच रही थी। विवेक को नहलाने के बाद अंशिका वापस रसोई में जाती है विवेक का नाश्ता लाने, जहाँ विभा पहले से ही वहाँ खड़ी मिलती है। विभा बोली, तो भाभी मिल गया आपको रसोई में आने का समय। नाश्ता तो बना लिया, पर परोसेगा कौन? अंशिका बोली, दीदी आप खुद से अपना और माँ जी का नाश्ता परोस लीजिए। आपके भाई गुस्सा कर रहे हैं, मुझे उनके लिए नाश्ता ले जाना है। विभा बोली, अरे हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। आप एक काम करो, एक थाली लाओ, मैं भैया के लिए भी छोले परोस देती हूँ, आप फिर ले जाना नाश्ता उनकी। अंशिका कुछ खुश होती है। एक थाली पर एक कटोरी रख विभा के पास ले जाती है। विभा गर्म छोले को कटोरी में डालने की जगह अंशिका की हथेली पर रख देती है, जिससे अंशिका दर्द से तिलमिला उठती है और उसकी चीख निकल जाती है। यह आपने क्या किया? अंशिका ने कराहते और रोते हुए कहा। विभा बोली, आपको क्या लगा भाभी, आपको इस घर में सिर्फ भाई के लिए लाया गया है। आपको भाई के साथ साथ हमारी भी सेवा करनी पड़ेगी, वरना हर एक दिन एक ऐसा ही दर्द मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकती। फिर विभा वहाँ से चली जाती है और इधर विवेक अंशिका को आवाज़ देने लगता है। अंशिका जैसे तैसे विवेक का नाश्ता लेकर उसके पास पहुँचती है। उसके बाद बिमला जी का नाश्ता लेकर गई तो बिमला जी बोली, क्यों री, इतनी देर क्यों हो गई? बिमला जी ने एकदम से उसके जलने की चोट पर अपने नाखून गड़ाकर कहा, मुझे तेरे दर्द से कोई मतलब नहीं है। बस एक बात याद रखना,
कि मेरे कोई भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए, वरना जख्मों को कुदेरने में मुझे बड़ा मजा आता है। खैर, वे बात बीत गई और अंशिका अपनी दुखों से समझौता करने लगी। अगले दिन अंशिका नींद से उठकर देखती है विवेक सो रहा है, तो वो उसे जगाकर नहला देगी, फिर रसोई में जाएगी, ऐसा सोचती है। क्योंकि पिछली बार विवेक इस बात से नाराज हो गया था। अंशिका विवेक को जगाना शुरू करती है। विवेक जागकर देखता है अंशिका उसे उठा रही है। ऐसा क्या हुआ? विवेक आग बबूला हो जाता है और अंशिका को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? अब तुम्हारा इंतजाम मैं करूँगा। यह कहकर विवेक अपनी माँ को पुकारने लगता है। इससे पहले कि अंशिका कुछ समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, बिमला जी कमरे में आ जाती है। बिमला जी को विवेक कहता है, माँ, यह किसे मेरे गले बांध दिया है आपने? आज इसने मेरी नींद खराब की है, तो इसकी भी नींद हराम हो जाए। ऐसा कुछ कीजिए, तभी मुझे चैन मिलेगा। बिमला जी बोली, क्या इसकी इतनी हिम्मत? रुक बेटा, इसे तो आज मैं सबक सिखाऊंगी। उसके बाद बिमला जी अंशिका को ले जाकर बहुत पीटती हैं। अंशिका का बहुत बुरा हाल था। वह लंगड़ाते हुए छत पर चली जाती है, जहाँ वह जी भरकर रोना चाहती थी, पर छत पर पहुंचकर उसका वहां से कूदकर अपनी जान देने का मन कर जाता है। वह जैसे ही कूदने के लिए तैयार होती है, उसका कोई हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। जब वह पीछे मुड़ती है तो देखती है उसका देवर कुंज उसका हाथ पकड़े खड़ा था। कुंज बोला, यह क्या कर रही हो भाभी? नई नवेली दुल्हन का ऐसा करना शोभा देता है क्या? आप आए मेरे साथ। घर में भैया की इतनी क्यों चलती है? क्योंकि पापा अपनी सारी जायदाद भैया के नाम कर गए हैं। भैया अपाहिज है, उनका भरण पोषण किसी पर बोझ ना हो, इसीलिए। और तब से हम सब भैया की नौकरी कर रहे हैं। अंशिका बोली, वे सब तो ठीक है, पर आपके भैया तो बिल्कुल ही निर्दयी है। मैंने हमेशा उनकी सेवा पूरे मन से करने की कोशिश की है, पर वे मुझे इंसान ही नहीं समझते। कुंज बोला, जानता हूँ भाभी, पापा की दौलत का बड़ा घमंड है उसे, पर आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं हूँ ना। अंशिका बोली, शुक्रिया देवर जी, कम से कम कोई तो है इंसान इन हैवानों के बीच में, कोई तो है जो मेरी तकलीफ समझ सकता है। कुंज बोला, हाँ भाभी, अब देखिए भैया ठहरे अपाहिज, वे आपकी ज़रूरत कहाँ पूरी कर सकते हैं? हम दोनों ही जवान हैं और एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल भी रख सकते हैं। बस आप मेरी ओर और ध्यान दीजिए, भैया तो वैसे भी पड़े रहते हैं। यह कहकर कुंज अंशिका के एकदम करीब आ जाता है। अंशिका कुंज को दूर झटक देती है और कहती है, देवर जी, मैंने सोचा था कि चलो आप इन लोगों से अलग हैं, पर आप तो सबसे घटिया निकले। भाभी माँ के समान होती है और आप उसी रिश्ते को खराब करने चले आए। आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ रहूंगी? मैं लाचार और मजबूर हूँ, पर इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ। कुंज बोला, हो गया आपका डायलॉग, कुछ और हो तो भी बोल दीजिए। भाभी प्यार से समझा रहा था आपको। या तो आपको भी पता है कि आपकी क्या हैसियत है इस घर में। अगर मैं आपके साथ जबरदस्ती भी करूं, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों का वक्त देता हूं आपको, सोच लीजिए, वरना फिर कहीं की नहीं रहेंगी आप। यह कहकर कुंज वहां से चला गया। पर अब अंशिका में काफी बदलाव आने वाला था। अब वो मरना नहीं चाहती थी, उसे अब सबसे हिसाब लेना था। बहुत हो गया घूट घूट कर जीना, पर अब बात उसकी इज्जत पर आ चुकी थी। अपने पे हुए अत्याचार को एक बार के लिए दरकिनार भी कर सकती थी, पर अपनी इज्जत को किसी की थाली में परोस तो नहीं सकती थी। और इन सब से बदला वह अपनी बुद्धि के बल पे लेना चाहती थी। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक रोज वह सबको खाना खिलाकर खुद खाने बैठी थी। सुबह से इतने काम कि सुकून से 2 रोटी भी नसीब नहीं होती थी बेचारी को, इसलिए जोरों की भूख के साथ वह खाने बैठी थी। उसने एक निवाला खाया ही था कि उसके खाने की थाली में विभा ने डिटर्जेंट डाल दिया। अंशिका तो हैरान थी कि ऐसा किसने किया। देखा तो विभा अपने हाथों में डिटर्जेंट का पैकेट लिए खड़ी थी। फिर वह एक मुस्कान के साथ अंशिका से बोली, खाओ ना भाभी, मैं वहाँ कब से कॉफ़ी के लिए गला फाड़ कर चिल्ला रही हूँ और खुद महारानी की तरह ठूस ठूस कर खा रही है।
आपका यह हरकत विभा यह देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अंशिका डिटर्जेंट वाली रोटी अपने आंसू में भिगोकर खाने लगती है। एक दिन अंशिका रसोई में व्यस्त थी। उसके बाद अंशिका 2 कप चाय बिमला के कमरे में पहुंचाने जाती है तो विभा और बिमला जी की बातों को सुन लेती है, जहां विभा कह रही होती है, माँ, कब तक ऐसे भैया की नौकरी करते रहेंगे? मुझे अपना हिस्सा चाहिए। बिमला जी बोली, बेटा, यह तेरे पापा भी अजीब वसीयत बनाकर गए हैं। सारी प्रॉपर्टी तेरे भैया के नाम करके गए हैं और अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी के नाम, शादी ना हुई होती तो अनाथ आश्रम के नाम। तभी तो इसकी शादी करवानी पड़ी, क्योंकि इसकी बीमारी इसे कुछ दिन और जिंदा रखेगी। इसके बाद कम से कम इस कलमुही के नाम तो सारी प्रॉपर्टी रहेगी और जैसा इसे हमने बनाकर रखा है, इससे हम जबरदस्ती हासिल कर लेंगे अपनी सारी प्रॉपर्टी। बस अब इस विवेक के जाने की देर है। पहले इस अपाहिज ने मेरी कोख से जन्म लेकर मुझे बदनाम कर दिया और अब जल्दी दुनिया से ना जाकर मेरी छाती पे मूंग दल रहा है। अरे लोग तो अपनी बीमारी के बारे में जानकर डर से ही मर जाते हैं, पर यह तो अलग ही मिट्टी का बना है, सब कुछ जानते हुए भी जिए जा रहा है। यह सुनकर अंशिका के तो होश ही उड़ गए। विवेक कैसा भी हो, पर उसकी बीमारी को सुनकर अंशिका दुखी हो जाती है और वे तुरंत विवेक के कमरे में जाती है, जहां विवेक बैठे बैठे सो रहा होता है। अंशिका, आप अपने अंदर इतना कुछ लिए बैठे हैं और बाहर से ऐसा दिखाते हैं जैसे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंशिका की इस बात पर विवेक अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। अंशिका बोली, आप क्यों रो रहे हैं? और आपका यह चेहरा भी मुझे देखने को मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। विवेक बोला, अंशिका, सिवाय पापा के मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मेरी माँ की सोची समझी साजिश थी, पर मैं लाचार था, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता था ताकि तुम तंग आकर खुद मुझे छोड़कर चली जाओ और मेरी सारी जायदाद अनाथ आश्रम को मिल जाए। पर ना जाने तुम भी किस मिट्टी की बनी हो जो इतनी यातनाएं सहने के बाद भी यहाँ हो। अंशिका बोली, वह इसलिए क्योंकि मेरे पास भी इस घर के अलावा कुछ नहीं है। अंशिका बोली, पहले चाहत थी पर अब नहीं, और अब मैं आपका इलाज करवाऊंगी और आपके साथ ही कुशल जीवन व्यतीत करूंगी। बस मुझे कुछ चाल चलनी होगी और इसमें मुझे आपका साथ चाहिए होगा। तो कहिए, देंगे आप मेरा साथ? विवेक की आंखों में आंसू थे। चाहकर भी अपनी जुबान से कुछ भी कह नहीं पा रहा था, पर उसने इशारे में अपनी हामी भर दी। फिर एक दिन अंशिका बोली, माँ जी, मैं एक बाबा के पास इलाज के लिए जाना चाहती हूँ। जानती हूँ इनका ठीक होना असंभव है, पर यह बाबा बहुत पहुँचे व्यक्ति हैं। हो सकता है इनका इलाज इन पर कुछ असर कर जाए। बिमला जी को कहाँ मतलब था विवेक से, तो उन्होंने मन ही मन सोचा, जहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि विवेक का कुछ नहीं हो सकता, वहाँ यह बाबा क्या ही कमाल कर देगा। वैसे भी यह मर भी जाए तो किसे परवाह। फिर अंशिका विवेक को लेकर चली जाती है। 2 दिन के बाद अंशिका विधवा के वेश में घर लौटती है और सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बिमला जी बोली, यह क्या हुआ? विवेक कहाँ है? कहीं तुमने तो उसे नहीं मार दिया ना? हमारे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कहाँ छुपा रखा है, बता। अंशिका बोली, नहीं माँ जी, वे तो पहले ही अधमरे थे, उन्हें मैं कैसे मार सकती हूँ। बिमला जी बोली, सच सच बता, तेरा इरादा क्या है? यह कहकर अंशिका को मारने लग जाती है, जहाँ विभा भी आकर उसके हाथ बांध देती है और फिर उसका देवर भी आकर अपना काम निकालने की ताक में रहता है। फिर अंशिका दौड़कर दरवाजा खोलकर विवेक को अंदर ले आती है, जहाँ साथ में पुलिस और वकील होते हैं। विवेक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बिमला पूछती है, बेटा तू ठीक तो है ना? विवेक बोला, हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब आप लोग को ठीक करने आया हूँ। बहुत हो गया आप लोगों का अत्याचार। आप लोगों के सारे कारनामे इस कैमरे में रिकॉर्ड है। अंशिका ने तो जानबूझकर यह नाटक रचा था ताकि आप सबकी हकीकत बाहर आ जाए और मेरा इलाज भी अच्छी जगह हो जाए। आप लोग तो जानबूझकर मुझे बीमार बताकर बिना मेरा इलाज करवाए मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे, पर अंशिका ने
आपके मंसूबों को नाकाम कर दिया और मेरा इलाज करवाया और अपना मिशन भी पूरा किया, जिसकी आपको कानो कान खबर नहीं थी। और मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी अंशिका के नाम कर दी है, क्योंकि जेल में आपको ऐसो आराम कहाँ मिलेगा। बिमला जी बोली, बेटा यह क्या कह रहा है? वह 2 दिन की आई लड़की के लिए अपनी माँ को जेल भिजवाएगा? विवेक बोला, माँ, यह 2 दिन की लड़की ने तो सब कुछ जानते हुए भी मेरे साथ अपने रिश्ते की वफादारी निभाई, जबकि आप और विवाह मेरी लाचारी का फायदा उठाते रहे और सिर्फ पापा की जायदाद की वजह से मेरा ख्याल रखते रहे। और कुंज के तो क्या ही कहना, माँ जैसी भाभी को अपने साथ जबरदस्ती का रिश्ता बनाने को मजबूर कर रहा था। अब ऐसे परिवार को जेल में नहीं तो और कहाँ होना चाहिए। अब सबकी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि आज विवेक ने सबको सच का आईना दिखा दिया था। अंशिका भी अब खुश थी, क्योंकि कई बरस बाद उसे भी किसी का प्यार मिला था। अंशिका बोली, मैं आप लोगों के सामने जानबूझकर इस वेश में आई ताकि आप लोग का असली रूप बाहर आ सके और आप लोग भी अपने लालच में अंधे होकर इतना भी नहीं समझ पाए। अगर विवेक की मौत हो जाती तो उसका अंतिम संस्कार तो जरूर होता। खैर, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। इतने में अंशिका ख्यालों से बाहर आई और बोली, सासू माँ, कैसा लगा मेरा झटका आप लोगों को? मैं अपने मायके से ही पुलिस में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तुम लोगों को इस बात की कानो कान खबर नहीं लगने दी, वरना अगर पता बता देती तो तुम लोगों को यह अटैक कैसे देती। अंशिका की बात सुनकर बिमला जी सर पकड़कर बैठ गई, तो अंशिका गुस्से में बोली, ले चलिए इन सबको, जेल में सबकी अच्छी खातिरदारी करूंगी। क्यों सासू माँ, बहुत शौक है ना आपको खातिरदारी करवाने का? बिमला जी, विभा और कुंज तीनों गिड़गिड़ाते हुए अंशिका के पैरों में माफी की भीख मांगने लगे, लेकिन अंशिका ने उन्हें माफ नहीं किया और ऐसी सजा दिलवाई कि वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, अंशिका ने ऐसे लोगों को सबक सिखाकर सही किया या गलत? अपनी राय विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।